नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम शेयर मार्केट की परिस्थितियों की, स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में शेयर मार्केट कैसा रहेगा और आज की परिस्थितियाँ क्या हैं। तो उसके लिए चलते हैं ये बातचीत करने के लिए हमारे मित्र और जाने-माने शेयर मार्केट के एनालिस्ट और विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी के पास में। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। ये चर्चा अपन काफ़ी दिनों नमस्कार। बाद कर रहे हैं संयोगवश। कुछ सहयोग ही ऐसा रहा कि हम लोग बात नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं है तो अभी क्या चल रहा है? अभी जिस तरह से युद्ध की परिस्थिति में उथल-पुथल लगातार हो रही है, मतलब ट्रम्प साहब के आने के बाद से लगातार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, और तो इसमें अभी क्या परिस्थिति है और आगे आप कैसे देख रहे हैं उसको? शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25। धन्यवाद माधव जी। देखिए, युद्ध तो अब लगातार चल ही रहे हैं और कभी-कभी लगता है कि ये विश्व युद्ध का अभ्यस्त हो गया है। आप देखिए, यूक्रेन और रूस में इतनी बड़ी लंबी लड़ाई चली, कोई विशेष अंतर नहीं बढ़ा मार्केट को। उधर इज़राइल और हमास भी काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। तो जी। मार्केट में युद्ध को आत्मसात करने की वृत्ति दिखाई है। लेकिन हुँ, हुँ। अभी ये जो नया युद्ध प्रारंभ हो गया, हुँ, हुँ। जो ईरान और इजराइल का, वो युद्ध थोड़ा इसलिए घातक माना जा रहा था कि इसका सीधा संबंध क्रूड से, हुँ, क्योंकि हुँ। ईरान के पास क्रूड की बड़ी आपूर्ति है और वो जो क्रूड जिस मार्ग के माध्यम से आता जाता है उसको वो रोक भी सकते थे। और जिस दिन ये पहली बार बात आई उस दिन क्रूड में 12-13% की उछाल आई। तो इसका सीधा अर्थ था कि क्रूड महँगा होगा और क्रूड महँगा होने से अर्थव्यवस्था को हानि होगी और भारत को तो विशेष हानि होती क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में क्रूड का आयात करता है। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी आज मार्केट सोमवार को चढ़ गए, जबकि दोनों पक्षों ने इजरा इज़राइल और ईरान दोनों ने एक-दूसरे पे घातक हमले किए, उसके बाद भी चढ़ गए। तो ये हुँ, हुँ। दिखाता है कि मार्केट में जो अ, तिजड़िए हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो किसी भी बुरे समाचार को आत्मसात करके मार्केट को ऊपर ले जाने में सफल रहते हैं। हुँ, आज नहीं तो देखिए 200 निफ्टी पॉइंट का बढ़ना एक आश्चर्यजनक ही माना जाएगा। लेकिन अगर जब ये हो गया है तो मार्केट में जो होता है वही मार्केट निश्चित करता है। क्योंकि लोग कहते हैं मार्केट हमेशा सही होता है। इस आधार पे अगर हम देखें तो जो घबराहटपूर्ण बिकवाली थी वो सुबह में थोड़ी आई, वो सारी बिकवाली आत्मसात हो गई और वहाँ से मार्केट बढ़ गए। अब अगर मार्केट में दोबारा 2-3-400 पॉइंट निफ्टी की दुर्बलता नहीं आती, तो हुँ। मार्केट यहाँ से अच्छे हो सकते क्योंकि मार्केट में शॉर्ट पोज़ीशन बन गई है और शॉर्ट सेलर कैच हो गए। रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प ने जो जितनी कारीगरी दिखाई, बाजीगरी दिखाई वो सबने देख ली है। अब उनका भी इतना महत्व इसलिए नहीं रह गया कि उनको भी वास्तविक धरातल का ज्ञान हो गया तो अब उतनी उटपटांग बातें नहीं कर रहे। तो इस आधार पे लगता है कि मार्केट अब ट्रम्प से भी थोड़ा मुक्त हो जा रहा है और युद्ध से भी मुक्त हो जा रहा है। तो हुँ। आने वाले दिन अच्छे ही लगते हैं अगर कल-परसों में कोई बड़ी बिकवाली ना आ जाए या युद्ध कोई बहुत ही भयावह मोड़ ना ले ले। माधव जी। अ, तो ये इस पृष्ठभूमि में आगे आप कैसे देखते हैं? मतलब वो कम से कम, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति है वो जैसे संभलना है वैसे ही संभलेगी, और आपके अनुसार जो युद्ध की जो अनिश्चितता है उसको बाजार ने आत्मसात कर लिया है। तो भारत के मार्केट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए अब ये भी हो गया है कि करीब-करीब ईरान ने गुहार लगा दी है कि भई मेरी लड़ाई बंद करवाओ, ऐसी आज खबरें आ रही हैं। वास्तव में क्या होगा, लेकिन अब ये जितना भी है शायद अब इसको रुकना ही चाहिए। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, और भारत में अगर इन्वेस्टर के हिसाब से जो है तो कौन से सेक्टर रहेंगे कि उसके अंदर निवेश किया जा सकता है इस अनिश्चित समय में? माधव जी, जो बाकी युद्ध हुए हुँ, उनकी तुलना में ये युद्ध थोड़ा-सा हटके है।
क्योंकि ये युद्ध दो पड़ोसियों के मध्य का युद्ध नहीं है। जैसे यूक्रेन रूस पड़ोसी थे, भारत पाकिस्तान भी पड़ोसी हैं, या इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चली वो भी पड़ोस की लड़ाई थी। तो ये जी। 2-3 हजार किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे कितना आक्रमण कर पाएंगे और कितने दिनों तक कर पाएंगे, ये देखना होगा। जैसी बातें कही जा रही है कि इजराइल को ऐसा आभास था कि ईरान परमाणु बम बना लेगा और फिर परमाणु बम बना तो उस पर कभी परमाणु बम वो भेज भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो इजराइल ने इतना बड़ा एक कदम उठाया। अब ये देखना होगा कि युद्ध में कौन कहाँ पे है। जैसे आपने कहा कि ईरान ने गुहार लगाई है, तो जो प्रारंभिक बातें आ रही है उससे तो लगता है कि ईरान को काफी हानि हुई है और लगता नहीं कि वो इस युद्ध में इजराइल को कोई कड़ा उत्तर दे पाए। तो अगर इस आधार पे भी युद्ध शांत होता है तो फिर एक परमाणु बम का जो बड़ा खतरा था, जो ईरान जैसे राष्ट्र के पास होता तो किसी भी राष्ट्र के ऊपर परमाणु बम गिराने की योजना एक बन सकती थी या एक संभावना हो सकती थी, उससे मुक्त होगी। उससे मुक्ति मिलेगी तो वो पूरे विश्व को अच्छा लगेगा। अगर उस आधार पे हम देखें तो फिर शेयर मार्केट अच्छे होंगे। और चूंकि भारत में जो पिछले कुछ घटनाक्रम घटे, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया या ट्रम्प की को टैरिफ नीति आ गई, इन सब के कारण मार्केट में घबराहट सी स्थिति रही थी। उससे हुआ ये कि जो मार्केट के दुर्बल निवेशक थे वो मार्केट में अपना शेयर बेच के हट गए। तो अब मार्केट अपेक्षाकृत सुदृढ़ हाथों में है। ऐसी परिस्थिति में मार्केट में बड़ी बिपरणी नहीं आती है जब तक कि कोई बहुत ही बुरी बात नहीं आ जाए, और वैसी बहुत बुरी बात दिख नहीं रही। क्रूड भी $78 प्रति बैरल चला गया था जब ये युद्ध की बात आई थी, जब पहली बार ये समाचार आया था, लेकिन वापस थोड़ा गिर के $75 प्रति बैरल पे आ गया। तो अगर कोई, फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई अत्यंत भयावह स्थिति नहीं हो तो मार्केट में गिरावट नहीं लगती है। और दूसरी बात, क्षेत्रों की रही तो युद्ध भी अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध मात्र विनाश ही करते। तो जैसे रक्षा क्षेत्र है उसके लिए युद्ध एक अवसर है, या जो निर्माण कंपनियां युद्ध के बाद जब ध्वंस हो जाता तो उसको बनाने के लिए फिर निर्माण कंपनियों को आदेश मिलते हैं। तो इन सब के आधार पे ये दो क्षेत्र अच्छे लगते हैं। और अगर क्रूड वापस से $70-65 की तरफ बढ़ता है तो जो भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो भी अच्छा करेगी। वैसे माधव जी, एक बात और है कि भारत के पास सस्ता क्रूड खरीदने की एक शक्ति है, जिसको आप कह सकते हैं मोल भाव की शक्ति। उसने दिखाया कि जब क्रूड काफी महंगे थे तो उसने रूस से सस्ते भाव में खरीदा, वियतनाम से सस्ते भाव में खरीदा। तो अगर क्रूड का भाव बढ़ भी जाता तो हमने ये देखा है कि सस्ते भाव पे, जिसको आप डिस्काउंट पे कहते हैं, उस भाव पे क्रूड बेचने के लिए लोग रहते हैं। तो क्रूड के दाम बढ़ने से अब उतना अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब बात देखते हुए और भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक बात देखते हुए मार्केट में तो जिन शेयरों में एक अच्छा मूल्यांकन है, जो अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, उनमें तो निवेश करने से काफी अच्छा लाभ हो सकता है। जी, तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि इस विचार के साथ में कि आगे की परिस्थितियां, और उसमें जो मूलभूत रूप से जो मजबूत शेयर है, अगर सेक्टर वाइज देखा जाए, और फिर उन सेक्टर के अंदर एक दो जिन पे आप समझते हैं कि आज इस अनिश्चय की स्थिति में भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या वो डिफेंस सेक्टर हो सकता है? क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने जो छलांग लगाई है भारत ने, अभी उसका रियलाइजेशन, पोटेंशियल का रियलाइजेशन शायद पूरी तरह से हो नहीं पाया है, क्योंकि जिस तरह से इवन रशिया S-400 को इस्तेमाल नहीं कर पाया, भारत में उसको कर लिया गया है। और इसी तरह से जैसे ड्रोन के बिल्कुल टिड्डे दल के आए, तो ये जो एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो 20% से आगे चला गया है।
तो इस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जैसे शिप निर्माण में बहुत सारी चीज़ें स्कॉर्पियन सबमरीन बनेंगी। तो क्या डिफेंस का एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें 1-2 शेयरों पे आपके आकलन के हिसाब से एक सेफ इन्वेस्टमेंट किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल। जो रक्षा क्षेत्र में भारत के उत्पाद उच्च श्रेणी के माने गए हैं और उनके मूल्य भी कम है और हुँ, हुँ। उनको बड़े आदेश मिलने आरंभ भी हो गए। तो रक्षा क्षेत्र में व्यापार भी बड़ा होता है। इन सब हुँ, बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय रक्षा क्षेत्र का भी उदय प्रारंभ हुआ है और हुँ, जब भी किसी एक क्षेत्र का उदय प्रारंभ होता है, तो उस क्षेत्र की कंपनियाँ आगे चल के काफ़ी बड़ा लाभ देती है। तो इस आधार पे रक्षा क्षेत्र तो अब अच्छा हो ही गया है। बीच हुँ, में रक्षा क्षेत्र बढ़ा था, फिर एक उसमें गिरावट भी आई थी, क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई ठीक है, चलो अच्छे उत्पाद तो बन रहे पर इनका उपयोग नहीं हुआ है अभी। पर भारत-पाकिस्तान युद्ध ने वो दुविधा भी दूर कर दी जब भारतीय रक्षा उत्पादों ने पाकिस्तान की पूरी धुलाई कर दी। तो इस आधार पे पूरे विश्व में इन रक्षा उत्पादों के प्रति एक चाव बना, एक उत्सुकता जगी और काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी मिले। तो इस आधार पे रक्षा क्षेत्र अच्छे रहेंगे और इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके थे उसके बारे में, फिर भारत डायनामिक है, जो हुँ, हुँ, एकदम सीधे लाभ के भागीदार होते हैं। तो ये 2 हुँ, हुँ, क्षेत्र अच्छा लगते हैं। शिपिंग में भारतीय शिप कंपनियों ने अच्छे जहाज बना-बना के पूरे विश्व से आदेश लेके बीच में तो हमने एक परिचर्चा की थी जिसमें शायद जर्मनी ने भी भारत को एक जलयान बनाने का आदेश दिया था। तो हमारी जी, जी। तकनीकी उत्कृष्टता यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस आधार पे ये क्षेत्र अच्छे हैं। अब विध्वंस होगा तो निर्माण होगा, तो उसमें एल-एन-टी है जो अच्छे काम ले सकती है। तो इन सब के आधार पे हम इन शेयरों पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पीएसयू बैंक में आज एक सेल ऑफ देखा गया था, तो मुझको तो लगता है कि ये एक लेने का एक अवसर है। हुँ, पीएसयू हुँ, बैंक भी खरीदे जा सकते हैं। तो ये सब मिला-जुला के और देखिए अभी ये नहीं मानना पड़ेगा कि आप पूरे मार्केट को एक साथ लो। अभी मार्केट जी। में शेयर विशेष को लेके हुँ, बहुत अधिक चिंतन भी हो रहा है और उन पे ध्यान देके उन्हें खरीदारी भी हो रही है। तो अगर ये हम मात्र मान लें कि निफ्टी में मंदी रहेगी तो मार्केट में अधिकांश शेयर गिर जाएँगे, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। आप अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर खरीदें और जो गिरावट में आ गए तो उनको अवश्य खरीदें। जैसे पीएसयू बैंक पुनः खरीदे जा सकते हैं। इन सब खरीदारी करने पे चूँकि इनका भविष्य अच्छा है तो एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। जी। तो जैसे इसमें अब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात आप कर रहे हैं, तो क्या आपका इशारा एसबीआई की तरफ है या बैंक ऑफ बड़ौदा जो लीड बैंक हैं पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद में शायद प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ होंगे आपकी नज़र में? स्टेट बैंक तो सर्वोच्च बैंक है ही है, पीएसयू बैंक हुँ, में और हुँ। उसका तो लाभ भी सर्वाधिक आया था। जी। तो स्टेट बैंक तो रहेगा ही लेकिन साथ में जो मध्यम श्रेणी के सरकारी बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुँ, या हुँ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक इनमें अच्छी चाल आ सकती है। मतलब ठीक है, हाँ, तो अच्छा प्राइवेट में हाँ। प्राइवेट बैंक तो गिरे ही नहीं है माधव जी। अगर आप देखेंगे कि सब अपने निचले स्तरों से 30-30% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक आप देख लीजिए, कोटक हुँ, बैंक है या आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, तो इनमें उतनी गिरावट आई नहीं है। ये इनकी तुलना में पेशे बैंकों में निवेश अधिक प्रतिफल दे सकता है, क्योंकि वो नीची पी रेशियो पे उपलब्ध हैं और हुँ, उनमें आगे चल के लाभप्रदता की बड़ी संभावना है क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने एनपीए को लेके एक खाका तैयार किया और उसके अंतर्गत बहुत सा धन इनके पास वापस लौटा। इनकी कार्य संस्कृति भी बदली है। हम लोग तो काफ़ी समय से पीएसयू बैंक पे चर्चा करते आ रहे हैं। तो अगर जी। हम सरकारी बैंक और पीएसयू बैंक को के साथ ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक को मिलाएँगे, तो पीएसयू हुँ। बैंक बहुत ही सस्ती मिलेगी। और
तो इसी तरह से जो कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि वो चेनाब का पुल है, उसमें एफकॉन, सिंड्रा वगैरह है, तो ये शेयर अपने मैक्सिमम वैल्यू जब भी आई है उसके आसपास ही है। तो इंफ्रा क्षेत्र में भी कुछ आपकी पिक हैं आपके पास में? जैसा मैंने कहा एल&टी अच्छा है, एनसीसी अच्छा है। इंफ्रा शेयर में देखिए जो विदेशों से हमें अगर आदेश मिलेंगे तो उनमें तकनीकी उत्कृष्टता बहुत आवश्यक है। तो हम जो हुँ, एकदम उच्च श्रेणी की कंपनियाँ उन्हीं पे ध्यान लगाएँ। अब भारत हुँ, में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है और ये हुँ, अभी लगातार चलेगा। तो हुँ, इस पे भी हम सोच सकते हैं मध्यम श्रेणी की कंपनियों में, लेकिन अगर आपको ये मान के चलना है कि जो युद्धों में विध्वंस हुए हैं उसमें भारत को या भारतीय कंपनियों को क्या लाभ हो सकता है? इसमें एक हुँ। अदानी भी हो सकता है। अदानी ने भी काफ़ी अच्छे-अच्छे हाँ, अदानी उत्कृष्टता अदानी प्राप्त की है। हुँ, हाँ, तो इसलिए ये और सब शेयर अच्छे हो सकते हैं। हालाँकि अदानी के विरुद्ध फिर से अभियान प्रारंभ हो गया कि इज़राइल में उसके बंदरगाह पे आक्रमण हो गया तो नष्ट हो गया तो नहीं, हानि हो वो गई। तो ये क्लैरिफ़िकेशन अदानी क्लैरिफ़िकेशन क्लैरिफ़िकेशन आ चुका है कि ये एक हाँ, मतलब उतना नहीं हुआ है, अब युद्ध की मतलब उनकी तरफ से आया, ये तो आगे पता लगेगा। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन में एक मान लीजिए कि ये देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में जो डबल हो गई है करीब-करीब एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन में जो एनबीसीसी के पास कार्यादेश बहुत थे। बीच में हाँ, उसमें एक समस्या आ गई थी कि वो उनको समय पे पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन लगता है जो नए व्यवस्थापक आए उन्होंने इस कंपनी में बहुत काम किया है और हुँ, अगर इसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में इसके शेयरों के भाव तो आप मान के चलो दू गुना 3 गुना हो गए। तो हाँ, तो एनबीसीसी मैं अच्छा है। हाँ, इसका उसके पास सबसे बड़ा कार्यादेश कारण अच्छे हैं। एक है कि हमारे पुराने साथी से कुछ दिनों पहले बातचीत हुई, वो एनबीसीसी में ही थे, सिविल इंजीनियर थे। तो मैंने अच्छा। जब उन्होंने बताया कि मैं एनबीसीसी में इतने साल रहा, तो मैंने कहा महाराज आप बताइए उसकी क्या परिस्थिति है? तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव व्यू दिया और उन्होंने ही फिर याद दिलाया कि भई पिछले दिनों में ये हो गया, तो जो आप कह रहे हैं कि अभी एक सवा सौ के आसपास है, जो कि मैक्सिमम प्राइस के आसपास है। मैक्सिमम तो मान लीजिए 140 गया है, तो वहाँ से 200 के ऊपर जाने की संभावनाएँ लगती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। बाकी तो शेयर मार्केट है और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये एक डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई भी निवेश करना हो तो निश्चय ही अपने वित्तीय जो सलाहकार हैं, उनसे सलाह करके ही इसमें कोई निवेश का निर्णय करें। तो आगे आने वाले समय में जो जिस तरह से इन्वेस्टर की जो संख्या बढ़ रही थी, उसके कारण सीडीएसएल और बीएसई और इनकी कंपनियों के जे वो आगे आने वाले इस अनिश्चित की स्थिति के उपरांत आप क्या देखते हैं? जब सब कुछ ये सेटल होगा, लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ थोड़ी-सी खत्म हो जाएँगी, मान लीजिए अगर ये इज़राइल और इसका ही समाप्त हो जाता है तो एक बड़ी बात हो जाएगी और किसी तरह से 3 साल से चलता हुआ यूक्रेन और रशिया का समाप्त हो जाए तो वो एक और विशेष परिस्थिति हो जाए। तो उन परिस्थितियों में जैसा कि लगता है कि लड़ाइयाँ हमेशा चलेंगी नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या समझते हैं शेयर मार्केट एज़ अ होल? उसमें कोई आपसे पूछे कि क्या परिस्थिति रहेगी, तो सेफ इन्वेस्टमेंट तो जैसे आपने बताया पब्लिक सेक्टर बैंक है, डिफेंस है, कुछ फाइनेंस की कंपनियाँ भी होंगी शायद। माधव जी युद्ध तो सदा नहीं चलेंगे ये सभी कोई जानते हैं। जी, यद्यपि आप देख लीजिए यूक्रेन और रूस का युद्ध 3 वर्षों से अधिक हो गया चलते हुए, लेकिन तब भी जी, कभी तो समाप्त हो गए और जी। ऐसा होगा तो जो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो आर्थिक गतिविधियाँ जब अच्छी होंगी तो शेयर मार्केट भी अच्छा होगा और अभी एक ब्याज दरों में कमी का भी एक प्रचलन प्रारंभ हो गया है। भारत में तो अभी आरबीआई गवर्नर ने बड़ी अच्छी पहल की और हुँ, उन्होंने वो जो उनके पुराने गवर्नर लोग थे जो कहते थे कि फूड इन्फ्लेशन हाई है, क्रूड इन्फ्लेशन हाई है, उसके आधार पे ब्याज की दरें कम नहीं करते थे, जबकि क्रूड और फूड इन्फ्लेशन का लोन लेने से कोई संबंध ही नहीं था। तो उस अवधारणा से एक मुक्ति मिली। तो आगे चल के लगता है ब्याज दरें और कम होगी और उधर ट्रम्प जी भी पूरा जोर लगाए हुए अमेरिका में ब्याज दरों को कम करने में। तो ब्याज दरें कम होंगी तो वो धन इक्विटी मार्केट में आएगा।
तो ये सब मिलके इक्विटी मार्केट को, शेयर मार्केट को अच्छा बनाएँगे। और रही बात सीडीएसएल जैसी कंपनियों को, तो ये सब तो ऐसी कंपनियाँ हैं ना कि कोई भी ट्रेड करे, इनको तो धन मिलना है। जब ट्रेड की संख्या बढ़ेगी, भारत में जिस तरह निवेशक बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनियों का भविष्य अच्छा है। और क्या है, ये एक इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली कंपनी, एकाधिकार की कंपनी है। लगभग जी। 1-2 ही इसमें है, सीडीएसएल, एक एनएसडीएल है, जिसमें सीडीएसएल की ही लिस्टिंग। तो अगर किसी को इस क्षेत्र में निवेश करना है, तो उसके पास अभी एकमात्र माध्यम सीडीएसएल है। और सीडीएसएल में भी करीब 900-1000 रुपए का भाव हो गया था, अंतिम जो एक भयावह सी मंदी आई थी 1000 रुपए वहाँ पहुँच उसमें। गया था, 1000। हाँ, फिर वहाँ से 2000 मार्च हो में, गए। तो मार्च में थे, तो वहाँ से अभी क्या है, 2000। एक प्रचलन ये भी अभी बना है ना कि कोई शेयर अल्प अवधि में बढ़ जाते हैं, तो उसमें फिर 10-15% की गिरावट देखी जाती है। अभी सीडीएसएल जी। में वही हो रहा है। अगर पुनः इसमें वृद्धि प्रारंभ होगी, तो फिर यहाँ से भी 15-20% का रिटर्न मिलने की संभावना है। माधव जी। हुँ। तो सीडीएल भी एक रहेगा, लेकिन आप जैसा आपका आकलन है कि ये आज जो 1700 के आसपास है, उसमें हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड में वो नीचे जाए और तब और इसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा इसको खरीदना। यही माधव आपका। जी, एक बात और मैं अपने निवेशकों को कहता हूँ कि जो ऊँची पीई रेशियो के शेयर हैं, उनसे बचें। क्योंकि वो शेयर जब एक बार प्रचलन से बाहर होते हैं, तो फिर उनमें बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि फिर उनका वैल्यूएशन लोग देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब भी आप शेयरों का चयन करें, तो पी रेशियो को अवश्य देखें और हाई पी के शेयर तभी खरीदें जब उनमें बहुत अधिक वृद्धि की कोई बड़ी संभावना दिखे। इतना ध्यान अवश्य रखें। हुँ। तो जैसे सीमेंस वगैरह हैं, आप ये देखिए कि मैक्सिमम तो 8000 पे आज 3200 में पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब एक कोर क्षेत्र है। तो मतलब 1 साल में ये 8000 टच करके अभी 3200 पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आपका कोई आकलन है? माधव जी, जो पिछली रैली आई थी ना, उसने शेयरों के भाव बहुत अधिक कर दिए थे। तो हुँ, उस समय जो 8000 का भाव चला गया था, वो हुँ, अतिरेक का भाव था। अतिरेक और का था, अभी सही। जो गिर के 3000 का भाव आ रहा है, ये एक निराशा का भाव था। तो मार्केट में जो अन तेज़ी आई थी, वो एक अतिरेक की तेज़ी थी, और ये जो मंदी आई थी, वो घोर निराशा की मंदी थी। अब हाँ, हाँ। मार्केट अपने आप को एक अ, शुद्ध मूल्यांकन या उचित मूल्यांकन की दिशा में ले जा रहा है। ऐसे में शेयरों का ये देखा जा रहा है कि भई इसका क्या भाव होना चाहिए? क्या इसका व्यापार है? कितनी इसमें वृद्धि दर है? क्या पीई जी। पे मिल रहा है? क्या इसका हुँ, मार्केट पूंजीकरण है? इसके आधार पे अब एक निवेश चल रहा है। तो सीमेंस धीरे-धीरे यहाँ से थोड़ा और बढ़ सकता, लेकिन अगर वो 8000 जाएगा या नीचे में 2500 आएगा, ऐसा अब नहीं लगता। तो दोनों अतिरेक भावनाओं से उभर के धीरे-धीरे अच्छा, विश्व की एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। कंपनी में हुँ, कोई हुँ, दोष नहीं है। हालाँकि मैं अभी इसका पी नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि हमने अचानक ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। लेकिन अगर हुँ, पी इसकी 40 से ऊपर है, तो फिर थोड़ा हुँ, बचना चाहिए। तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उसका भाव निर्भर करता है वो कितना आय कर रही है। तो हुँ। ये हमेशा ध्यान में रखें। और एक बात मैं तेज़ी मंदी पे आपको और बोलूँगा कि जो जी। मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो एक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। हुँ, यानी हुँ, ये उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमको लगता है कि मार्केट में कोई गिरावट आने वाली है और हम अपने शेयर बेच देते हैं या शॉर्ट सेल कर देते हैं, तो उस परिस्थिति को भाग के वो रिएक्ट करते हैं। एक्ट हम करते हैं, रिएक्ट वो करते हैं। तो वो हमेशा हमें आश्चर्यचकित करते हैं, जैसे आज आश्चर्यचकित हो गए। आज किसी ने नहीं सोचा था कि निफ्टी 200 से अधिक अंक चढ़ जाएगा, लेकिन कोई खरीदा तभी तो चढ़ा, क्योंकि आज जी। के जो आंकड़े आए उसमें विदेशी निवेशकों की खरीद नहीं है। इसका अर्थ है कि मार्केट के जो धुरंधर हैं, उन्होंने देखा कि लोग भय में शेयर बेच रहे हैं, तो उन्होंने शेयर खरीदे और इस कारण आज तेजी आई। तो फिर से मैं कहूँगा, जो धुरंधर होते हैं मार्केट के, वो एक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। माधव जी। जी, 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 जी।
तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज की जो अनिश्चय की परिस्थिति है उसमें इस मार्केट का आकलन आपने बताया और कुछ ये भी आपने अपना असेसमेंट बताया कि भी आगे आने वाले क्षेत्र में कौन-कौन से सेक्टर और उसमें से कुछ शेयर जो है वो बेनिफिशियल रह सकते हैं और जैसा कि आपने बताया कि वो स्टैगर्ड तरीके से लेने चाहिए। अगर किसी को 50 शेयर लेने हैं तो 10-20, 10-20 करके ले तो एक एवरेज अच्छा आ जाएगा, यही शायद आपका आशय था। तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने ये सब बातें बताई तो निश्चय ही फिर दोबारा आपके पास लौटेंगे और शेयर मार्केट और उससे संबंधित और दूसरी भी जो युद्ध की स्थिति है और जो दूसरी और स्थिति है उस पे भी आपसे बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शशांक भाई। नमस्कार। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने शेयर मार्केट के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो बता रहे थे कि आज की परिस्थिति में कौन से सेक्टर बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके अंदर रक्षा के क्षेत्र भी हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं और कुछ सीडीएसएल जैसी वाली भी कंपनियाँ हैं। तो इसके अंदर विचार किया जा सकता है। लेकिन निश्चय ये भी जो सेक्टर की बात हुई है और स्पेसिफिकली जो शेयर की बात हुई है, तो उसमें हमारा निवेदन है कि ये एक डिस्कशन है। तो इसके अंदर ये अगर किसी को सच में इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो निश्चय ही अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके उसके बाद ही निवेश करें। तो हमें आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत जो कि शेयर मार्केट की आज की परिस्थिति पे थी, वो आपको पसंद आई होगी तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।